नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट की शुरुआत हम करेंगे देश भर में दुर्गा पूजा के उत्साह के खबर से। महाअष्टमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीआर पार्क में मां काली की पूजा अर्चना की है, आरती की है, शक्ति की उपासना में वो शामिल हुए हैं। यह खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की है फाइनल वोटर लिस्ट। 21.53 लाख यानी 21,53,000 नए वोटर्स जुड़े हैं। एनडीए ने इसे स्वागत योग्य बताया है, जबकि आरजेडी अभी भी इससे असंतुष्ट है। इस पूरी खबर पर खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और इस बात की बात करेंगे कि किस तरह से पूरी मेहनत के साथ चुनाव आयोग ने इस पर काम किया है। वो भी एक पहलू है जिसको हम सबको जानना समझना चाहिए। साथ ही साथ न्यूज नाइट में आपको बताएंगे कि बरेली में हिंसा के गुनाहगारों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और अब तक 73 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल, बाजार और मौसम की जानकारी भी आप देखेंगे। सब कुछ आज न्यूज नाइट में, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में दुर्गा पूजा का उत्साह। महाअष्टमी पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दिल्ली के प्रसिद्ध सीआर पार्क। दुर्गा पूजा पंडाल, पूजा अर्चना कर काली मां की आरती की। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। फॉर्म 6 के जरिए जोड़े गए 21,53,000 नए योग्य मतदाताओं के नाम। एनडीए ने किया स्वागत तो आरजेडी नहीं हुई संतुष्ट। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का सख्त एक्शन जारी। आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अब तक इस मामले में 73 लोग भेजे गए जेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र। कहा, प्रमाण है जब तीनों सेनाएं साथ आती हैं तो बढ़ जाती है ताकत। और 5-5 ट्रंप के गाजा पीस प्लान का चौतरफा स्वागत। यूएन सहायता बढ़ाने को तैयार, पक्ष में 8 अरब देशों का साझा बयान। पीएम मोदी ने किया समर्थन। कहा, पश्चिम एशिया में पीस प्लान तय करेगा शांति का रास्ता। तो सबसे पहले महानवरात्रि की बात करेंगे, महाअष्टमी की बात करेंगे और इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह मंदिर परिसर बंगाली समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय यहां बंगाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। सीआर पार्क में पीएम मोदी एक पूजा पंडाल में गए और पूजा अर्चना की। अष्टमी के दिन शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री स्वयं नवरात्रि के दौरान विधिपूर्वक शक्ति की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं।
चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार के लिए अंतिम वोटर लिस्ट जारी की है। चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट eci.gov.in पर इसे आसानी से देखा जा सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी इस फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 42 लाख मतदाता शामिल हैं। यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 24 जुलाई को बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी और अब पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वोटरों की संख्या हुई है 7 करोड़ 42 लाख। यानी चुनावों में यानी कि पहले की अपेक्षा 47 लाख मतदाता इस बार कम हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर महीनों हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप के तीर चले और नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश में राज्य भर में चुनावी यात्राएं कर डाली। लेकिन चुनाव आयोग का तंत्र पूरे मनोयोग से नई, साफ सुथरी और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करने में जुटा रहा। नतीजा मंगलवार को सामने आया जब चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी। विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक नजर डालें तो 24 जून 2025 को शुरू की गई इस प्रक्रिया के समय राज्य में कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। 25 जून से 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरने का आदेश जारी किया गया। 1 अगस्त को जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो उस समय कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता शामिल थे। यानी पुनरीक्षण के पहले चरण में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसमें 22 लाख मतदाताओं की मौत हो गई, 36 लाख मतदाता अपने घरों पर नहीं मिले, जबकि 7 लाख लोग किसी नई जगह के स्थायी निवासी बन चुके हैं। इसके बाद अगले चरण के तहत 2 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाताओं से दावा आपत्ति प्राप्त किया गया। दावा आपत्ति में 36,475 ने नाम जोड़ने जबकि 2,17,049 ने नाम हटाने का आवेदन दिया। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अयोग्य मतदाताओं के 3,66,000 नाम हटाए गए और 21,53,000 नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इसके बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम सूची में कुल वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ 42 लाख हो गई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों का नाम मंगलवार को जारी हुई फाइनल लिस्ट में नहीं है, वो भी चुनाव से पहले उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह भी ध्यान रहे कि कोर्ट के निर्देश के बाद आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने दोहराया कि सारी प्रक्रिया इस मूल मंत्र के साथ कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य नाम न जोड़ा जाए के तहत की गई है। ऐसे में अगर किसी को निर्वाचन अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है तो वह 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास पहली अपील और सीईओ के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। नई दिल्ली से ऋषि कुमार और पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट। तो बिहार की सियासत की बात आज भी होगी, चुनाव आयोग की भी बात होगी और गहन जांच के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट, क्या कुछ रिएक्शंस रहे हैं इसमें राजनीतिक दलों के, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन संजय जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जो एसआईआर हुई है इसके जिस तरह से जो रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चली, उसका एक पहलू है चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पारदर्शिता के साथ बहुत काम किया है। आरोप लगाने से पहले लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक तो एसआईआर की जरूरत और इस पूरी प्रक्रिया में मतलब इतना आसान नहीं था ये करना, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, आपने काफी विस्तार में बताया कि कितनी संख्या थी, कितने लोग हटे पहले चरण में जिस समय ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया, और अब जब एक
फाइनल के पहले एक और, क्योंकि इसके बाद एक और मौका दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट जारी किया गया। इस बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, मैं वो ये मानता हूं कि ये जो भी कंट्रोवर्सी कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने या बाकी उनके जो भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने खामखा एक कंट्रोवर्सी खड़ी की। इसके पीछे मूल कारण जो था वो देश भर में, मतलब अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, आपको लोग अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप चुनाव हारेंगे, और जिसके प्रति व्यक्ति की विश्वसनीयता होगी, जिस पार्टी के प्रति, उसके नेता के प्रति, उसको लोग जिताते हैं चुनाव में। हर बार आप मान कर चलते थे कि 5 साल के बाद किसी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। मोदी सरकार ने या कई राज्यों ने जिसमें बीजेपी है और भी पार्टियां हैं, जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में, ये फिर से जीत करके आए तो एक प्रो इनकम्बेंसी का भाव भी निकल करके आता है, जो मतलब पिछले काफी समय से उसकी एनालिसिस होती रही है। अब बिहार में एक एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, एक बहुत ही वेलकम प्रक्रिया है, क्योंकि अगर आप जितने भी चीज देख लें, अगर ये राहुल गांधी जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं उसका भी काट कहाँ है, एसआईआर में ही है ना। जब एसआईआर में ही उसका काट है और बिहार में प्रक्रिया चल रही है, तो खामखा आप ये किसी भी तरह का वोटर्स के माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी एक उनके सहयोगी योगेंद्र यादव के बयान में भी सामने निकल करके आ गया। चुनाव आयोग काफी पारदर्शिता के साथ हमारे यहाँ चुनाव करवाता रहा है, यदा कदा यहाँ वहां कुछ गड़बड़ियां हो गई, या वोटर लिस्ट में, चलिए मतलब इतने लंबे समय से किसी समय में ये है कि अब तो आधार से, मतलब एक आधार के साथ उसका लिंकेज शुरू हुआ है, तो फिर भी एक जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है कुछ साल पहले से। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर समाप्त करना है, और हमारे यहाँ जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो देशवासी हैं, वही वोटर हो सकते हैं। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं, या कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि बिहार के सीमांचल या बाकी अन्य कुछ जगहों पे घुसपैठिए नहीं आए हैं, तो वो किसी डिनायल मोड में रह रहा है। मतलब बिल्कुल ये इसका एक राजनीतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जब आप जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर जो एसआईआर हुई है उसका मकसद ही यही है। और अक्षय राउत हमारे साथ, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जुड़े हुए हैं। अक्षय सर, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि दरअसल जो चुनाव आयोग का मोटो है कि एक भी योग्य वोटर छूटने ना पाए और कोई भी जो अयोग्य है वो जुड़ने नहीं पाए, इसके लिए सारी प्रक्रिया है। इसके इस आलोक में एसआईआर की कितनी जरूरत और कितनी गहन, कितनी विस्तार से ये प्रक्रिया की गई? एसआईआर करने की वजह तो यही है कि कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं रहे, सारे योग्य व्यक्ति आ जाएं। और 7.24 करोड़ था अगस्त 1 में जो ड्राफ्ट रोल निकला था, और आज जो है वो 7.42 करोड़। 65 लाख को जो निकाला था इलेक्शन कमीशन, वो ऐसे ही रहा है, क्योंकि उनको वो पाया गया है कि जिनको निकाला है मोटा मोटी वही लोग बाहर ही रहे हैं। बल्कि उसके बाद भी और 3.5 ऑब्जेक्शन के बेसिस पर निकाले गए हैं। और ये बात मत भूलिए कि 21.5 करोड़ जुड़े गए हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें से करीब 18 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि यूथ है, जो कि 18 साल होने के बाद उनको जोड़ने का योग्य पाया गया है। तो ये प्रोसेस जो एसआईआर किया गया है वो एक अपना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा है, और जो नया असेंबली इलेक्ट करेगा, जो लिस्ट ऑफ इलेक्टर, वो आज जारी हुआ है। और इसमें एक बड़ी चीज मैं अभी बोलने जा रहा हूं, काफी सारे प्रोटेस्ट हुआ, कुछ नॉइज हुआ, कुछ डिबेट हुआ, लेकिन वो अभी अंत तक पहुंच गया है। अभी जैसे होता है ना, एक हमारा बॉलीवुड फिल्म बोलते हैं कि कैमरा रोल एक्शन जैसे होता है, आज इलेक्ट्रल रोल बन गया, उसके बाद एक्शन का समय आ गया। अभी मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो कंप्लेंट्स ग्रीवेंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और जो इलेक्शन कमीशन उसमें जो सहूलियत और लाना चाहिए और जो लाभ पाए वो कर लिए हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने तरफ से 2-4 सहूलियत की इशारा या ऑब्जर्वेशन या डिसीजन जोड़ा है। तो एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बना है, और जो एक तंदुरुस्त इलेक्टोरल रोल बना है, जो कि बनना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर ये सही नहीं होता तो ये इन्यूमरेशन का फेज हुआ, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली मैंडेटेड फेजेस हैं। और बहुत सारे जितना कंप्लेंट्स आ गया, उसको जो 243 ईआरओ होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है, और मेरा जो सहयोगी हैं बहुत पुरानी जर्नलिस्ट भी हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल को इतना सस्पेंस और इतना इगरनेस के साथ अपेक्षा किया गया है जो बिहार का।
इवन 2024 के जो नेशनल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल रोल था उसका भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद ये पहला इलेक्टोरल रोल है जो एसआईआर के साथ हुआ है। अभी शायद धीरे धीरे ये सारे स्टेट्स में होगा, पूरा देश में हो जाए, वो इलेक्शन कमीशन का अपना टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये एसआईआर की बेसिस पर ये पहला इलेक्टोरल रोल है। इसलिए सबका अपेक्षा था कि क्या रूप होने वाला है, ड्राफ्ट में ऐसा था, अभी फाइनल में क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो इलेक्टोरल रोल बना ये फाउंडेशन बनेगा जो कि नया असेंबली का चुनाव करेंगे, जो कि नवंबर 22 के बाद आएगा। अभी उसके बाद इसके आगे आगे रोल आउट होगा, अभी रिव्यू करेंगे इलेक्शन कमीशन जाके बिहार में, फिर इलेक्शन डेट अनाउंस करेंगे। लेकिन सबसे जो फाउंडेशनल चीज है वो इलेक्टोरल रोल है। और आप एक चीज ना भूलें, कोई भी नहीं भूलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं भूलना चाहिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। और वो एसआईआर के तरीके से करे, समरी रिवीजन की तरीके से करे, प्री इलेक्शन रिवीजन के तरीके से किए। आज की माहौल देख के, जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड देख के इलेक्शन कमीशन डिसाइड किया कि एसआईआर करना है। और सुप्रीम कोर्ट ही बोला भाई ये इनका अधिकार है कि ये कैसे करेंगे वही डिसाइड करें। और वो डिसाइड करते करते हम लोग आजकल 7.4 तक पहुंचे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है जो शायद दूसरे लोग सोच नहीं पा रहे हैं। बिहार की इलेक्शन की टर्नआउट हमेशा लो 60% से बिलो रहा है। एक कारण ये है, और आप जानते हैं कुछ चीजों के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से जुड़ा था कि लोग कैसे आके रजिस्टर करें और वोट दें, वो तो उसका तो इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपकी डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा रहेगा बेस, क्योंकि भाई जो डेड हैं वो रहेंगे, जो माइग्रेंट वोटर्स हैं वही रहेंगे, डुप्लीकेट वोटर रहेंगे, टर्नआउट का परसेंटेज तो कम हो जाएगा। अभी मेरे को लग रहा है कि इस इलेक्शन में टर्नआउट का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर रियलिस्टिक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जी ठीक है। आपके पास और भी सवाल को लेकर हम आते हैं अक्षय जी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह जी, आपने देखा कि आज जब ये लिस्ट जारी की गई उसके बावजूद सभी संतुष्ट नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा है, इसका स्वागत किया है, लेकिन अभी भी आरजेडी जैसे दल कह रहे हैं कि अभी तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, अभी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। तो ये आपको लगता है कि दरअसल विरोध से ज्यादा ये राजनीतिक विरोध है, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है इसकी? ये पूर्णतः राजनीतिक विरोध है, और मेरा ये मानना है कि ये डेंजरस राजनीतिक विरोध है, क्योंकि इसके माध्यम से लगातार आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन जो काफी पारदर्शी रहा है और बहुत सारे समय से लगातार बहुत अच्छे चुनाव करवाता रहा है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए क्या होता है। हम लोग कितनी चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, एक वोटर के लिए गांव में सड़कों, मतलब वो पैदल लेकर के जाते हैं जंगल में, पहाड़ में, जहां तहां नक्सलाइट जोन में, टेररिस्ट इन्फेक्टेड जोन में, वहां जाकर के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आप पूरे चुनाव पे दाग लगा देते हैं कि ये प्रक्रिया ही गलत है। मतलब जो भी चुन करके आ रहा है, जब वो विपक्ष वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब वो चुन करके आ जाते हैं तो वहां सब ठीक रहता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब एसआईआर बिहार में आया है क्योंकि इसके पहले आप बाकी प्रदेशों में जहां बुरी तरह चुनाव हार गए, या लोकसभा के बाद जहां आप हार गए, विधानसभा के तमाम चुनाव आप हार गए, तो आप किसी भी तरह अपने वोटर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं जी हम तो ठीक थे। क्योंकि आपका जो सपोर्टर है, आपका जो कार्यकर्ता है, उसको आप किसी तरह के एक मरीचिका में रखना चाहते हैं, एक डिल्यूजन में रखना चाहते हैं, और वहां उसको बताना चाहते हैं कि हमने काम किया लेकिन गड़बड़ी वहां है। वोटर इस चीज को समझता है। वोटर उनके इस बात से इंपैक्टेड नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। बिहार एक आपके सामने अब चुनाव आने जा रहा है, वो इंपैक्टेड नहीं हुआ। तो अब ये क्या करेंगे? कल तक इलेक्शन कमीशन को जिस तरह की बातें कही गई हैं, वो एक मैसेज हमारे देश के लिए और बाहर के लिए भी, और बहुत सारी इसमें, मतलब ये भी मेरा मानना है कि बहुत सारे तरह की फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी हम चर्चा कई बार नहीं करते हैं। तो इस तरह की जब चीज होगी, आज जब वोटर लिस्ट जारी होगा, और मतलब मुझे क्या लगता है, ये सार्वजनिक वो है कि एक डेडलाइन के तहत इलेक्शन कमीशन को, कि बिहार का जो है 3rd वीक में, नवंबर में असेंबली का डेडलाइन एक्सपायर करेगा, उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है। उसके पहले चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है तो अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग में जाएंगे तो काउंटिंग, जो वोट की काउंटिंग है, उसके कुछ दिन पहले हो जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन अनाउंस करने के लिए बिहार के लिए अब दिन बचे नहीं है। तो आप क्या कहेंगे अभी उन तमाम लोगों को जिसके लिए आप एक वोट अधिकार यात्रा कोई बिहार में चला रहे थे और वहां आप तमाम बातें कह रहे थे, तो उनको आप क्या कहेंगे?
तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं वो बात वही है जो पहले कह रहे थे। उसका सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, वहां पे आपको राहत नहीं मिली, वहां आपके लिए कोई फेवर में कोई जजमेंट नहीं आया, भले ही जो चाहे जो ढोल पीट ले। तो इसलिए ये जो उनकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक तरफ चलती रहेगी। इलेक्शन कमीशन चुनाव की प्रक्रिया, ये SIR का रिवीजन भी ऐसे समय में हो रहा है जिस समय ये मान लीजिए कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। अक्षय जी, एक बात आपने देखा होगा कि इस बार ये, हालांकि मैं इसके बहुत राजनीतिक पक्ष में आपसे नहीं उत्तर उसका जानना चाहूंगा, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाए गए चुनाव आयोग के ऊपर, और पारदर्शिता नहीं बरत रहा है चुनाव आयोग, और शुरू से जब से ये जारी हुआ कि जानबूझकर वोटर्स को निकाला जा रहा है, इस तरह के तमाम सारे आरोप अंत तक लगाए गए। कैसे ये जो पूरी प्रक्रिया रही है पारदर्शी रही है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें हर एक वोटर का जो योग्य है उसका ख्याल रखा गया है, ये सुनिश्चित करने के लिए ये बात आप कैसे बताएंगे, हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे कि दरअसल जो कुछ हुआ है वो पाक साफ है, वो पारदर्शी है? जो भी कुछ हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और लीगल अरेंजमेंट की तरह से हुआ है, और इसका बहुत एक बड़ा, अगर इंस्टीट्यूशनल देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा सपोर्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे बहस के बाद, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत भी अपने तरफ से इलेक्शन कमीशन को बोला कि साहब ये देखिए, टाइम के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये थोड़ी सहूलियत कर दीजिए। मैं तो संजय जी की तरह वो राजनीतिक प्रक्रिया की तरफ से नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो दायित्व दिया गया है, ECI को, इलेक्शन कमीशन को जो दायित्व दिया गया है, पार्लियामेंट को जो दायित्व दिया गया है, मुझे लग रहा है कि वो दायित्व बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, और उसके लिए पूरे कंट्री और सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी जिम्मेवार होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बेबी और बाथ वाटर। पार्लियामेंट के अंदर बाहर कंप्लेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करें, अपना पक्ष रखें। देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो आपकी इस तरह का कंप्लेंट को हैंडल कर सकते हैं, एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उनके पास आए भी रहे हैं, और उनके समक्ष आपके दावा रखिए, वो फिर आपको निर्णय देंगे। लेकिन आप बेबी के बाथ वाटर के साथ बेबी को ही फेंक देंगे बाहर, तो ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना, कि हमारा ये गड़बड़ है, ये खराब है, पुरानी इलेक्शन आपने 2 साल पहले हुआ था, उस इलेक्शन में चोरी हुआ था। ये मुझे लग रहा है कि इससे फिर हमारा क्या होता है ना, पूरा धूमिल हो जाता है, पूरा केओटिक हो जाता है। ये अच्छा बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए अपना इलेक्टोरल रोल के ऊपर आ जाए, जो कि बिहार के इलेक्टोरल रोल के ऊपर अभी भी दरवाजा बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारे लीगल अरेंजमेंट में आज की इलेक्टोरल रोल के लेके आपको अगर कोई समस्या है, आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अभी भी पिटीशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में नॉमिनेशन होने की 10 दिन पहले तक आप अपना नाम जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं। मतलब पूरा दरवाजा भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, हमारे जो अथॉरिटीज हैं, उसमें इतना ये सिस्टम इतना तंदुरुस्त है, चेक्स एंड बैलेंसेस इतना अच्छा है। और आप एक बार अगर क्रेडिबिलिटी का बात आ जाए, तो क्रेडिबिलिटी किसका कर रहे हैं आप लोग? 38 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, जैसे बताया 243 हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 90 लाख हमारा, 90,000 हमारा तो BLO है, और पूरा देश की पूरा सिस्टम है। ऐसे नहीं कि खाली 2-3 लोग बैठ के कुछ कर रहे हैं, ये वाली नहीं है। पूरा सिस्टम अगर A to Z कंप्रोमाइज होगा, अब फिर कंप्रोमाइज हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई समस्या जो है यहाँ ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की है, मुझे लग रहा है कि यही बात है, और हमें ट्रस्ट को फेंक देना नहीं चाहिए, फिर देश चलेगा कैसे? मुझे लग रहा है कि कुछ बेसिक चीजों पर हमारा ट्रस्ट रहना चाहिए, और इलेक्शन के मुझे लग रहा है कि अभी आगे बढ़ना चाहिए। अभी इलेक्टोरल रोल आ गया, अभी आप पॉलिटिकल हो जाइए ना, पूरा कैंपेन करिए, अपना एजेंडा रखिए, मैनिफेस्टो रखिए, आगे बढ़िए, और पूरा वोटिंग जो सा इलेक्टोरल रोल से अभी पोलिंग स्टेशन की तरफ एक्शन चला जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल आपने कहा, सही बात है। कई महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। एक तो ये है कि दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वो नॉमिनेशन फाइल होने के 10 दिन पहले तक भी उनका नाम जुड़ सकता है, और किसी को अगर ऐतराज है तो वो अपनी पिटीशन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद अगले चरण में CO के पास भी। बहरहाल इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पॉलिटिकल इस पूरे विषय पर रिएक्शंस आए हैं उनकी बात कर लें कि ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसकी बात कर लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले, निश्चित रूप से यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करेगा, और जो सही मायने में बिहारी वोटर हैं
उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। जो मर गए, विरोधी दल तो चाहते ही थे कि मरे हुए भूत आकर के वोट दें, लेकिन वो अब नहीं होगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनका वोट रद्द हुआ है, जो मृत हो गए उनका वोट रद्द हुआ है, जो कहीं और चले गए उनका वोट रद्द हुआ है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव ने काम किया है। जो आंकड़े सामने आए हैं इसी का अनुमान हम लोग लगा रहे थे। 65 लाख के करीब इसमें से नामों को काटा गया और लगभग 12-1 लाख के करीब इसमें नामों को जोड़ा गया है। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सके। चुनाव आयोग के द्वारा जो SIR कराए गए थे उसका फाइनल वोटर लिस्ट आज प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन उसमें सारे डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं। पार्टी की ओर से भी सभी बूथवार सारे मामले को दिखवाया जाएगा और सारे मामले और सारे तथ्यों की जानकारी के बाद विस्तृत रूप से इस पर जानकारी दी जाएगी। बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। संजय जी, आपने सुना राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, और कांग्रेस कह रहे हैं कि अभी हम अपने स्तर पर इसका गहन पुनरीक्षण करेंगे। यानी कि जब 90,000 BLOs के साथ में राजनीतिक दलों के भी इतने ही लगभग BLAs जो एजेंट्स थे बूथ लेवल, वो उनके साथ में ये प्रक्रिया चल रही थी, तब ये नहीं पूरा हो पाया था। देखिए, समस्या यह है कि राहुल साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हर चुनाव के पहले हमेशा जो वोटर लिस्ट है उनके जो भी बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको दिया जाता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके पहले क्या आरोप था? EVM हैक किया जाता है, EVM की चोरी हो जाती है, वो तमाम चीजें हो गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी आ गए कि सारा जो है ऑनलाइन डिलीशन हो गया। फिर उसमें जब मसला फंस गया कि ऑनलाइन डिलीशन नहीं हो सकता, उसके बाद वो जो लेकर के आए थे कि इसका नाम कट गया और ये इसको मरा हुआ कहा गया, ये जिंदा है और इसके तमाम जगह आ गए, वो भी दावा चैलेंज हो गया। जिनके बारे में कहा गया था वो सामने निकल करके आ गए। आप कहीं ना कहीं किसी बहाने को ढूंढ रहे हैं जिनका उत्तर उमर अब्दुल्ला ने दिया था। उमर अब्दुल्ला इन्हीं के सहयोगी थे, कश्मीर में 7 चुनाव लड़े थे। उन्होंने क्या कहा था कि जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस अपने चुनाव का एग्जाम्पल दिया था। अब बच गई बात बिहार में जो अभी कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि सारे लोग मिल करके इसका निरीक्षण करेंगे। इतने समय से इलेक्शन कमीशन ने जब ओपन किया था कि भाई आप आइए और कौन कौन ऑब्जेक्शन है वो आप ऑब्जेक्शन दीजिए, उनकी संख्या क्या थी? मिनिस्क्यूल संख्या थी। इंडिविजुअल लोगों ने अपने अपने आपत्ति दर्ज कराया। उसके बाद अचानक एक बार एक साथ कांग्रेस लेकर के एक बाढ़, लास्ट डे उन्होंने कुछ अजीब सा एक फाइलिंग किया। तो इस तरह की प्रक्रिया, देखिए, वोटर कोई झांसे में आने वाला नहीं। ठीक है, आपकी बात, ये जो आपने अंतिम बात की कि वोटर झांसे में आने वाले नहीं, दरअसल वोटर जो है वो बहुत समझदार है, बहुत सयाना है, वो सारी प्रक्रिया को बहुत करीब से वो देख रहा है। वो पुरानी बात नहीं कि आप किसी को कुछ भी बताएं और वो समझ जाएं, तो वो समझाने से समझने वाले लोग नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, वो सामने से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो अपने विवेक से उसका निर्णय करेंगे। बहुत शुक्रिया अक्षय राउत जी आपका और संजय सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं पर आखिर क्या कहा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा, इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस GST बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहले दिवाली। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नए वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा समय में सुरक्षा के बदलते स्वरूप और खतरों की जटिलता को देखते हुए तीनों यानी कि थल, जल और वायु सेनाओं का एकीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिस तरह से अंतरिक्ष और साइबर स्पेस के क्षेत्र में आपस में गहराई से ये सब जुड़े हुए हैं, बेहतर विकल्प यही है कि हम इन चुनौतियों का मिलकर सामना करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपनी वायु रक्षा में संयुक्तता का जो उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, वो निर्णायक साबित हुआ। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी साझी ताकत कितनी बढ़ जाती है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में संयुक्तता का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, जो निर्णायक साबित हुआ। भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को थल सेना के आकाश तीर और नौसेना के त्रिगुण सिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत किया गया, जो इस सफलता का मूल आधार था। इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एकीकृत और रियल टाइम की परिचालन तस्वीर बनाई, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में सही फैसले लेने की शक्ति मिली। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। रक्षा मंत्री ने जहां सेना के तीनों विंग के साझा प्रयास और तालमेल की तारीफ की, वहीं उन्होंने साइबर हमले और सूचना युद्ध का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन चुनौतियों के संदर्भ में यह बात उभर कर सामने आई है कि यदि हमारी सेनाओं के साइबर सुरक्षा तंत्र अलग अलग मानकों पर काम करेंगे तो उनके बीच अंतर उत्पन्न होगा। ये अंतर हमारे विरोधियों या किसी हैकर द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए साइबर और सूचना युद्ध के मानकों को भी एकीकृत करना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में सुरक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। खतरे पहले से कहीं अधिक जटिल हो गए हैं। सेना से जुड़े लोगों का भी मानना है कि आज की परिस्थितियों में सर्वोत्तम विकल्प यही है कि तीनों सेना के नेटवर्क मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें। हर एक सर्विस जो है आजकल नेटवर्क सेंट्रिक है, तो नेटवर्क ऑपरेशंस जो हैं उनको हमेशा ही साइबर थ्रेट रहती है। और अगर हम कल को जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और अगर आर्मी के रेडार्स को एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है या एयरफोर्स के रेडार को आर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी है या नेवी को बीच में अब लाते हैं, तो अगर लेट से एक सिस्टम अगर साइबर प्रूफ नहीं है तो वो दूसरे सिस्टम को भी वल्नरेबल बना सकता है।
रक्षा मंत्री ने साफ किया कि मानकीकरण का अर्थ यह नहीं है कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स की विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। तीनों सेनाओं की अपनी ताकत, विशेषता और कार्यशैली है। रक्षा मंत्री ने आह्वान किया कि हमें पुराने अलगाव को तोड़ना होगा और सामूहिकता की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। जब तीनों सेनाएं एक स्वर, एक लय और एक ताल में काम करेंगी, तभी हम हर मोर्चे पर विरोधियों को करारा जवाब दे पाएंगे और राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपा चट। बड़ा मुश्किल से 6,000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं लिस्टें बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर तमिलनाडु से, जहां के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद बड़ा उसने राजनीतिक रूप ले लिया है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत और दर्जनों घायल, और अब गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत और सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। वहीं एनडीए भाजपा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भी करूर पहुंचा और पीड़ित परिवारों से उसने मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की रैली के दौरान भगदड़ के मामले में टीवी के करूर वेस्ट जिला सचिव मथैया जगन और टाउन कार्यकर्ता पवनराज को गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने पवनराज को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करूर जिला सचिव और 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। The permission was asked according to the law and the meeting was conducted according to the law. Everything was happened according to the law. But it was the police has failed to give sufficient force. इस बीच टीवीके के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों महासचिव आनंद और संयुक्त महासचिव निर्मल कुमार ने करूर भगदड़ के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ का रुख किया है। भगदड़ के बाद पहली बार एक्टर विजय ने चुप्पी तोड़ी और जल्द ही पीड़ितों से मिलने की बात कही। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री स्टालिन पर निशाना साधा। मैं जल्द ही पीड़ितों से मिलूंगा। मैं इस क्षति से शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं। आप मेरे घर या मेरे कार्यालय आकर मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ नहीं। जल्द ही
सारा सच सामने आ जाएगा। इस बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा सांसदों के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को करूर में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने भाजपा नेता के अन्नामलाई के साथ शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जहां इस मामले में आयोजक टीवी के पार्टी को दोषी मान रहे हैं, वहीं डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। It is such a horrible and a biggest stampede which has happened, which has never happened in the history of politics. बहुत सारी खामियां स्थानीय प्रशासन के द्वारा रही, आयोजकों के द्वारा भी रही। जितना प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से डीएमके की सरकार नहीं भाग सकती है। ऑर्गेनाइजर जो टीवी के पार्टी है, उन्होंने भी जिस तरह से यहाँ पे व्यवहार किया, जो उनकी कमियां रही, वो भी दोषी हैं। एनडीए भाजपा सांसदों के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में अनुराग सिंह ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, ब्रजलाल, श्रीकांत शिंदे, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और तेलुगु देशम पार्टी सांसद पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं। ये टीम जांच पड़ताल के बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। करूर में 27 सितंबर को एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने से 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। ब्यूरो इनपुट के साथ रितेश रंजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बरेली के गुनाहगारों पर सख्त एक्शन। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं। हमरे गांव में कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते। फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे बरेली की, जिसे हिंसा की आग में झोंकने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन अब पुलिस की चौतरफा कार्रवाई से आरोपी हलकान है। तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर चला तो कई बाहरी चेहरों की साजिश भी सामने आई है। इस मामले में 70 से ज्यादा लोग जेल में बंद हैं। इस बीच शहर में एक बार फिर इंटरनेट बहाल कर दिया गया है और माहौल शांत हुआ है, लेकिन इन सब के बीच राजनीति गर्म है। हिंसा के गुनहगारों पर एक्शन। बरेली में बड़ी साजिश की थी प्लानिंग। तौकीर के करीबी पर चला बुलडोजर। बाहरी लोगों से भी जुड़ा हिंसा का तार। इंटरनेट सेवा की बहाली, माहौल शांत। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यूपी पुलिस की टीम साजिशकर्ताओं को चप्पे चप्पे से ढूंढकर निकालने में जुटी हुई है। बरेली विकास प्राधिकरण ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा के अवैध अतिक्रमण को बुलडोज कर दिया। दरअसल मोहसिन रजा नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके उस पर ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चला रहा था। हालांकि इस एक्शन के बाद मोहसिन और उसके भाई अधिकारियों के साथ बदसलूकी पर उतर आए, जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी इसमें उपद्रवी इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी एंड ये इंश्योर करेंगे बरेली में ऐसे घटना, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाला, पीस को डिस्टर्ब करने वाला घटना आगे ना हो। सभी का सारा डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मेनली उनको प्रॉपर्टीज है, जो भी इलीगल काम और कार्य वगैरह चल रहा है उसको हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। जैसे जैसे निकलते आ रहा है हम लोग कार्रवाई भी करते रहे। एक और जहां योगी सरकार प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों में झोंकने की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को असंवैधानिक करार देते हुए यूपी सरकार पर ही आरोप बन रही है। आई लव मोहम्मद एक मोहब्बत का प्रतीक है, वो हेट का प्रतीक नहीं है। इस आई लव मोहम्मद को हिंदू मुसलमान का प्रतीक मत बनाइए, ये इंसानियत का और मानवता का प्रतीक है। वहीं इस बीच बरेली जिले में इंटरनेट सेवाओं की बहाली के बाद माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। हालांकि तनावपूर्ण हालात के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में सामान्य जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अब तक इस मामले में 73 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं मंगलवार को भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 अन्य आरोपियों सहित आईएमसी के एक और पदाधिकारी शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं बरेली हिंसा मामले में कई ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे प्रदेश से बुलाए गए थे। शमशाद जो है वो आईएमसी के अंदर एक पदाधिकारी है और उसकी मुख्य भूमिका रही है। वो कोर टीम का मेंबर था और काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इसने भी लोगों को उपद्रव करने के लिए प्रोत्साहित किया, मैसेजिंग करी और इसको भी आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। दरअसल बीते शुक्रवार को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी शुरू की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। मौलाना की इस अपील के बाद भीड़ और उग्र होती चली गई और जानबूझकर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बरेली से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात बरेली की और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं।
और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का ये जो नवरात्र पर्व है ये चल रहा है और आज महाअष्टमी की पूजा की जा रही है। यह 8वां स्वरूप है भगवती देवी का और इसकी जो पूजा अर्चना है वो विशेष रूप से की जाती है। इसका विशेष महत्व भी है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो उपासक हैं वो बड़ी संख्या में माँ दुर्गा अष्टमी का व्रत भी विशेष तौर पर रखते हैं। तो किस तरह से मंदिरों में धूम है, किस तरह से ये उत्सव मनाया जा रहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है और इस दिन का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। देश भर में दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की तो छतरपुर मंदिर में भी देवी मां की भव्य आराधना हुई। वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ दर्शन पूजन किए। आज नवरात्र की अष्टमी है, मां मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं। ऐसे तो रोज 6:30 की कंटिन्यू आरती होती है, पर नवरात्रि में 5:30 बजे की आरती होती है। अष्टमी का दिन है महागौरी का, जो कि आज सब भक्त बम्बा देवी दर्शन करने आए बड़े दूर दूर से और 9 दिन यही चला यहाँ पे और अच्छा रहा। सब भक्त जन अच्छे ढंग से दर्शन पाए। हम लोग सुबह 5:30 बजे आरती में आते हैं और यहाँ पे अपना आरती करने के बाद अपने काम सेवा, शरबत है, पानी है, चाय है, सब कुछ पिलाते खिलाते रहते हैं लोगों को, आने वाले माँ के भक्तों को। महारानी श्री मुंबा देवी माता की, श्री जगदम्बे मात की, श्री अन्नपूर्णे मात की, बोलो द्वारका नाथ की, बोलो सच्चे दरबार की, हर 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 महादेव। अष्टमी तिथि को विशेष रूप से कन्या पूजन का भी महत्व होता है। कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है और विशेष रूप से 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। मंदिरों में कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। माँ का स्वरूप अद्भुत है। आज लाल रंग का माँ ने जोड़ा पहना हुआ है। कहते हैं आज का दिन बेहद ही खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो 9 दिन की उपासना होती है वो कहीं न कहीं आज श्रद्धालुओं की पूर्ण होने जा रही होती है। आज के दिन अष्ट कन्या भवेद गौरी यानी जो है 8 वर्ष की जो कन्या होती है उसका पूजन और विधि विधान से आज किया जाता है। कई लोग यहाँ पे जो है अष्टमी करते हैं और कई लोग जो है नवमी करते हैं। अधिकांश जो है दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो होता है वो अष्टमी का पर्व ही मनाया जाता है। आज के दिन कहते हैं कि शादी में विलम्ब अगर हो रहा हो तो वो जो है महागौरी की पूजा करें और शिव जी की उपासना करें तो उनकी जो है अतिशीघ्र विवाह भी होना निश्चित है। माँ गौरी का आज दिन है और नवरात्रि का ये जो पर्व था, ये साधना जहाँ श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ माँ की यकीनन माँ जाते जाते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएगी। महाअष्टमी के दिन देवी दुर्गा के पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TT न्यूज। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। आपको दिन भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ छोड़े